आज हम क्लास 6 के जो एनसीईआरटी का सेगमेंट शुरू किए हैं उसके 7th सेगमेंट की ओर हैं, जिसमें चैप्टर 11 एंड 12 कवर करेंगे और इस तरह से क्लास 6 का एनसीईआरटी कंप्लीट भी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस सभी सेगमेंट देखे होंगे और आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा होगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? एक्चुअली पहले सभी राजा अपने दरबार में कवि लोगों को रखा करते थे, उसी तरह हरिसेन भी किस दरबार में कवि के रूप में नियुक्त किए गए थे? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। यह इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आप इसके बारे में कुछ और भी जानकारी ध्यान में रखिए। अभी आपने देखा कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसे लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसे ही प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहा गया है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा पत्र, यानी प्रशंसा। इसमें उनकी विजयों का वर्णन किया गया है और उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। समुद्रगुप्त की योद्धा और उत्कृष्ट कवि के रूप में भी प्रशंसा की गई है। जैसा कि आपको पता है, समुद्रगुप्त जो है वह एक संगीत प्रेमी भी थे और वह वीणा भी बजाया करते थे। उसके इस गुण को सिक्के पर भी, यानी सिक्कों पर भी दिखाया गया है। इस तरह से समुद्रगुप्त से संबंधित इतनी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 3, हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह सही कथन है। उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यह गलत स्टेटमेंट है। अगला जो है, समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश आंतरिक घेरा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। यह सही स्टेटमेंट है। अगला है, बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। यह भी सही स्टेटमेंट है। तो इस तरह से बी वाला जो कथन है वह गलत है। दक्षिणापथ के जो 12 राजाओं ने हारने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। तो यह जानकारी ये प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। और भी है, समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश में असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई संघाते हैं। एक्चुअली ये सब जो है वह घेरा बना लिए थे, समुद्रगुप्त के राज्य से लगे हुए थे। समुद्रगुप्त के लिए लोग उपहार लाया करते थे और उनकी आज्ञा का भी पालन किया करते थे और ज़रूरत पड़ने पर उनके दरबार में उपस्थित भी हुआ करते थे। जो बाहरी इलाके संभवतः जो थे कुषाण और शाक वंश से संबंधित थे। श्रीलंका के शासक भी थे। एक्चुअली समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार करके अपनी पुत्रियों का विवाह करने के लिए भी वह सहमति व्यक्त किए थे। इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में आप रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने ही समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का उल्लेख महाराज के रूप में मिलता है, जबकि समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त जो है महाराजा धीराज के रूप में अपने पद को उपाधि धारण किए थे। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी थी, जो लिच्छवी गण की थी। इतना ध्यान में आप रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 5, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को परास्त किया था। अंतिम शक शासक जो थे वह रुद्र सिंह थर्ड थे, जिसको हराया था। इस विजय के कारण मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए गए थे। ये सिक्के उसी शकों पर विजय के सूचक हैं। याद रखेंगे, व्याघ्र शैली के सिक्के वह विजय के सूचक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 की ओर है। कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी उसी के दरबार में थे। यानी कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन हैं कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त और हर्षवर्धन। इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी, जिसमें हर्ष के शासनकाल और वंशावली का पता चलता है। हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। इतनी जानकारी इससे प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? यानी हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले कौन तीर्थयात्री थे? आपके ऑप्शन है फाहियान, वेनसांग, मेगासनिज और डियोनीसियस। आपके सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर बी, वेनसांग। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष के काल में भारत आया था। वह काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा। उसने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण भी दिया था। अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न संख्या 9, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष को दक्षिण की ओर बढ़ने के लिए किसने रोका था? आपके ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। इसका सही जवाब हुआ पुलकेशिन द्वितीय ने। मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूरब में जितनी सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जब वह नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोका था। तो इस तरह से इस प्रश्न से जुड़ी हुई जानकारी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? आपके ऑप्शन है सातवाहन, चालुक्य, पल्लव और चोल। इसका सही जवाब होगा पल्लव, ऑप्शन नंबर सी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। तो कावेरी नदी के डेल्टा तक इसका जो विस्तार था इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 11, चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? अगला इसके ऑप्शन है मदुरई, ऐहोल, महाबलीपुरम, वल्लभी। इसका सही जवाब होगा ऐहोल। चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल, जो एक मुख्य व्यापारिक केंद्र था, धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ पर कई मंदिर हैं और थे भी। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। ये क्षेत्र रायचूर दोआब कहलाता है। पुलकेशिन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी बादामी स्थानांतरित कर दी गई थी। बादामी को वातापी के रूप में भी जाना जाता है। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में आप रखेंगे। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा। उसके बारे में रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। फिर से एक बार सुनिए, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय ये सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उसके बारे में रवि कीर्ति द्वारा जो रचित प्रशस्ति पत्र है उससे जानकारी पता चलता है, और जो पीढ़ी है उनके बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 13, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। आपके ऑप्शन इस तरह से हैं केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। इस तरह से ऑप्शन सी जो है 1 और 3 सही होगा। यानी कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक हुआ करते थे। अनुवांशिक का मतलब राजा का बेटा ही राजा होगा। दूसरा, यानी कभी कभी एक व्यक्ति ही कई पदों पर कार्य करता था, यानी एक व्यक्ति को अलग अलग पद दिए जाते थे। जैसे कभी कभी आप देखें कि हरिसेन महादंडनायक भी थे और कुमार मात्य होने के साथ साथ। प्रश्न संख्या 14, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में नगर श्रेष्ठी और सूची 2 में उसके अर्थ दे रखे हैं, इसको मिलान करना है। नगर श्रेष्ठी का अर्थ होता था मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। सार्थवाह जो होता था वह काफिले का नेता हुआ करता था, ऑप्शन नंबर 1। व्यापारियों काफिले का नेता। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। और कायस्थ जो है वह लिपिकों के प्रधान हुआ करते थे, ऑप्शन नंबर 2। यानी इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 की ओर है। पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। दूसरा, इनमें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। तीसरा, जहाँ शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। तो आपके ऑप्शन जो होंगे ऑप्शन नंबर डी होंगे, क्योंकि तीनों सही लिखा हुआ है। कि पहला स्टेटमेंट भी कि इनकी जो अपनी सेना हुआ करती थी, आवश्यकता पड़ने पर है राजा को सहायता दिया करते थे। दूसरा, इसको जो है नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। और तीसरा, इसके शासक दुर्बल होते थे और वह स्वतंत्र होने का प्रयास किया करते थे।
इस तरह से ऑप्शन इसके डी वाले पार्ट सही होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 की ओर। दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भाग सुमेलित है? आपके ऑप्शन हैं इस तरह से। सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन हुआ करता था। दूसरा और ग्राम सभा। तीसरा नगरम शिल्पकारों का संगठन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1 और 3, 1 और 2। सभा जो है वो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, यह सही है। दूसरा और जो है वह ग्राम सभा हुआ करता था। तो 1 और 2 इसका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें ध्यान में रखिए। पल्लव अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि किया करते थे। जिस क्षेत्र में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों को एक संगठन का नाम था। संभवतः ऐसा जाना जाता है कि सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? आपके ऑप्शन है हरिसेन, रवि कीर्ति, कालिदास, बाणभट्ट। इसका सही आंसर होगा कालिदास, ऑप्शन नंबर सी। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की एक प्रेम कहानी है। दुष्यंत और शकुंतला की एक प्रेम कहानी है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसकी रचनाकार हैं कालिदास। अगला प्रश्न है कालिदास के नाटकों के विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालिदास अपने नाटकों के राज दरबार के जीवन चरित्र के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृत बोलते हुए, जबकि अन्य लोग तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। याद रखिए, प्राकृत भाषा जो है आम भाषा थी और संस्कृत जो देववाणी है। तो इस तरह से इसके बारे में जानकारी कौन सा सही है बताना है। जो आपके सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए केवल एक, चूँकि कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चरित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब याद रखने की बात क्या है कि कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। इसलिए इसका कथन 2 गलत है। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। दूसरा, अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका से स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया था। अगला है अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से परिचित थे, अब वह अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। इसका जो सही आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। इस्लाम जो है, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी, यानी इस्लाम की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद के द्वारा की गई थी। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम जो है उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में भी फैल गया था। जो अरब नाविक थे जो उस महाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे और वे भी अपने साथ इस धर्म को भी ले गए, यानी उनको भी इस्लाम धर्म पसंद आया और उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से ध्यान में रखेंगे। आने जाने से भी धर्म का भी विस्तार हुआ, वह है इस्लाम धर्म। चलते हैं अगले प्रश्न अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, इमारतें, चित्र तथा किताबें, जो क्लास 6 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। पहला, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने मेहरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। यह एक अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा दिल्ली। महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में ही खड़ा है। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इस पर खुदे अभिलेख में इसके बनने के समय की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। इतनी जानकारी इस लौह स्तंभ से प्राप्त होती है। फिर अगला प्रश्न है, लौह स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता है। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। तो इस तरह से इतनी जानकारी है। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही नहीं है। स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा
जिसे धातु मंजूषा कहलाता है। स्तूप का अर्थ टीला होता है। जैसा कि आप जानते हैं, स्तूप आकार में कभी गोल अथवा लंबे तो कभी बड़े या छोटे। सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष तथा उनके द्वारा प्रयोग कोई भी चीज़ एक डिब्बे में रखी जाती थी, जिसे धातु मंजूषा कहते थे। स्तूप प्रायः जो है इन्हीं धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंट से ढक दिया जाता। बाद में उस काल में जो गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थर को ढक दिया गया। इसलिए इसका कथन जो है वह भी गलत है और बाकी वाली चीज़ सही है। वेदिका के लिए जो बताया गया कि प्रवेश द्वार बने होते थे, उस पर रेलिंग या तोरण बना होता था जो सुंदर कलाकृतियों से सजा होता था। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझे तो अमरावती से प्राप्त स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। स्तूप निर्माण में राजा के अलावा व्यापारी, कृषक, श्रमिक भी इन सब का योगदान महत्वपूर्ण था। जैसा कि हाथी दांत काम करने वाले श्रमिकों के लिए संघ ने सांची, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल के आसपास है, के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का एक खर्च भी दिया है। एक्चुअली इसके बाद खर्च करने के लिए जो उस समय तत्कालीन शासक थे, उनके द्वारा यह सब खर्च उठाया गया था और इस स्तूप को बनवाया भी गया था। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश भोपाल में है, इसकी जानकारी इससे जुड़ी हुई है, तो इतना ध्यान रखेंगे। बुद्ध से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था। मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग एकत्र होते थे। गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। आपके ऑप्शन जो है इस तरह से दे रखे हैं। इसमें जो सी वाला ऑप्शन है, केवल सी, जो कि सही है। गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक मंदिर निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी देवताओं जैसे विष्णु, शिव और दुर्गा आदि को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करवाया करते थे, भक्त पूजा करते थे। गर्भगृह को पवित्र स्थान दिखाने के लिए अक्सर उसके ऊपर शिखर बनाए जाते थे, यानी जैसे ऊंची चोटी बना दिया गया। भीतर गांव का जो मंदिर है, उदाहरण के रूप में आप समझें, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती थी, जहाँ पर एक सभागार होता था, लोग इकट्ठा होते थे, और इसलिए यह कथन जो है केवल 3 इसका सही है, ऑप्शन नंबर 3। अब ये अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, पुराण जो एक साहित्यिक स्रोत है इतिहास जानने के लिए, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। दूसरा, इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। तीसरा, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे उन्हें सुन और समझ सके। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, जो देखिए यहाँ पे है। स्त्रियाँ, शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे भी पुराण सुन सकते तो थे, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन होता है, जो पूर्व मध्यकाल में लिखे गए थे। पुराणों की संख्या 18 दी गई है, याद रखें। यह साहित्यिक स्रोत के रूप में हम इसको याद रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है? पुराण के संकलन से आपके ऑप्शन है व्यास, उग्र श्रवा, लोमहर्ष और मंकक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पुराणों की कुल संख्या 18 है, परंतु मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुराण पहले एक ही था, उसी के अन्य सभी पुराण निकले हैं। ब्राह्मण पुराण के अनुसार वेद व्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया। विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्ष को दी। उग्र श्रवा लोमहर्ष के पुत्र थे, जो सभी पुराणों के संकलन से जुड़े हुए थे। लेकिन मंखक जो था वह कश्मीर में एक संस्कृत महाकवि थे। इसकी जो है श्रीकंठ चरित महाकाव्य तथा मंख कोश इनकी रचनाएं हैं। एक बार फिर से सुनिए, श्रीकंठ चरित महाकाव्य और मंख कोश इसकी रचनाएं हैं, जो कश्मीर के संस्कृत के महाकवि थे। पुराणों के संकलनकर्ता में एक व्यास द्वारा ही महाभारत का संकलन किया गया। महाभारत का लेखन कार्य लगभग 1500 वर्ष पूर्व किया गया था। तो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ इतनी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किनके संबंधित हैं? ज्योतिष से संबंधित है, खगोल से, गणित से। आपके ऑप्शन है 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3 और 1, 2, 3, यानी तीनों सही है। यानी आर्यभट्टियम जो है वह तीनों ज्योतिष से भी संबंधित है, खगोल से भी संबंधित है और गणित से भी संबंधित है।
यानी गणितज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री भी थे और संस्कृत भी ज्ञाता थे। यानी ये महान ज्योतिषविद भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर की काटने की वजह से होता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया है। वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली है, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। इस तरह से इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ा हुआ ध्यान में आप रखें। अगला प्रश्न है, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। दूसरा, गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई और जिसके बाद पूरे अरब में फैल गई। तीसरा, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। तो आपके सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, बी यानी एक और तीन। एक और तीन सही है, बाकी दो वाला पार्ट गलत है। अब इसमें देखिए, यह पद्धति जो था अरबों द्वारा अपनाई गई, बाद में यूरोप में भी फैल गई थी। इससे पहले अंक का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। एक सूची 1 जो है वह काव्य से जुड़ा हुआ है और सूची 2 जो है वह रचनाकार है। तो आपकी जो शिल्पाधिकारम जो है वह इलांगो से जुड़ा हुआ है। यानी एक तमिल महाकाव्य है। इसकी रचना इलांगो द्वारा लगभग 1800 वर्ष पूर्व में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए का 4 होगा। दूसरा है मणि मेखलई। मणि मेखलई जो शीतलज सतनार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 2। मेघदूतम। मेघदूतम रघुवंशम सब जो है कालिदास की रचना है, 3 होगा, सी का 3। और रामायण जो कि वाल्मीकि से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इनको आप मिलान कर लें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? भारत, चीन, अरब और यूरोप। इसका जो सही जवाब होगा चीन में। कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नाम के व्यक्ति ने किया था। लून नाम के व्यक्ति ने चीन में हुआ था। लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची थी। इसके तुरंत बाद ही जापान में भी फैल गया। यह लगभग 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, यूरोप से फिर अफ्रीका, एशिया में अन्य भागों में फैली। इस तरह से इस कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई थी। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन इसका सही जवाब होगा। तो ये थे क्लास 6 के एनसीईआरटी के सभी चैप्टर के विस्तार पूर्वक क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित हो। थैंक यू सो मच।